अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने CSS की कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि टेक्स्ट में हम CSS कौन कौन सी और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 14 में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और टेक्स्ट की मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हम उमूमन अप्लाई करते हैं। तो ये जो आपके सामने इस कंटेंट की लिस्ट आ रही है, ये 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टेक्स्ट अलाइनमेंट पर। अब इस प्रॉपर्टी का क्या फंक्शन होता है, जैसे आप लोगों को एक वेब पेज खुला हुआ नज़र आ रहा है, इस वेब पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप लोग सिर्फ अगर हेडिंग देखें तो उससे आप लोगों का मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ पर हेडिंग आप लोगों को लेफ़्ट पे नज़र आ रही है, यहाँ से स्पेस खाली नज़र आ रहा है। ये जो स्पेस खाली नज़र आ रहा है आपको, ये इस वजह से क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट पर है। अगर इसको हम राइट पे अलाइन कर देंगे तो ये जो पूरा का इन्फॉर्मेशन आई से लेके वाई तक ये पूरा यहाँ एक साइड से यूँ समझ के कि यहाँ से उठकर राइट साइड चला जाएगा। अगर आप इसको सेंटर कर लेंगे तो ये पूरा सेंटर पे आ जाएगा। अब अगर H1 के अंदर मैं इसका ऐड कर दूं, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको दे दूं। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम किस तरह देंगे, उसका सेंटेक्स आप समझ लें। टेक्स्ट लिखेंगे, डैश देंगे और फिर अलाइन लिखेंगे, उसके बाद कॉलन दे देंगे। कॉलन के बाद आप देखें जो वैल्यू यहाँ पर हम दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन में, वो यहाँ पर टॉप पर आ जाएंगी। एक सेंटर की होती है, एंड होता है, जस्टिफाई होता है, लेफ़्ट होता है, राइट होता है और स्टार्ट होता है। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। ये तकरीबन 6 वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन अगर मैं सेंटर कर लूँ, यहाँ पर सेमी कॉलन देकर इसको सेव करके, अब मैंने हेडिंग 1 के अंदर इसको टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया, तो जो मेरी हेडिंग 1 होगी वो देखें वो सेंटर पर आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है कि हम जब भी किसी चीज़ को सेंटर पे करते हैं, किसी टेक्स्ट को जब हम अलाइन टू सेंटर करते हैं, तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई सेंटर पे किसके सेंटर पे आनी चाहिए वो। जैसे अभी आप लोगों को वेब पेज नज़र आ रहा है पूरा, उस वेब पेज के सेंटर पर आ गई है अभी हेडिंग। तो इस तरह से अगर हमारे कुछ और कंटेनर्स हों, कुछ और एलिमेंट्स हों, तो उनके सेंटर पर भी आ सकती है। तो अब ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। एक चीज़ तो ये अपना खुद का एलिमेंट जो H1 एलिमेंट है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉर सपोज इसकी H1 जो एलिमेंट है, इसकी विड्थ फॉर सपोज यहाँ इस कॉर्नर से लेके लेफ़्ट कॉर्नर से लेके पूरी राइट कॉर्नर तक इसकी विड्थ दी हुई है, जो कि अमूमन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है खुद से, तो ये उसके सेंटर पे आ जाएगा। और दूसरी विड्थ इसके पेरेंट एलिमेंट की, इसका जो भी पेरेंट एलिमेंट हो, फिर चाहे वो डिव हो या बॉडी हो, जो भी हो, उसकी विड्थ पे भी डिपेंड करता है। अब ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट का। अब ये चीज़ समझने के लिए मैं VS कोड पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसके HTML पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे ये वाली हेडिंग 1 है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैंने सेंटर पे किया हुआ है, H1 यूँ समझे बॉडी का टैग यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद H1 आ गया बॉडी के टैग के अंदर, और फिर जब बॉडी का टैग जो क्लोज हो रहा है वो बाद में हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि H1 जो है वो बॉडी के टैग के अंदर है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि H1 यानी हेडिंग 1 का जो इस एलिमेंट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है बॉडी। तो इसी तरह से H1 क्या हुआ, H1 जो है ये बॉडी के एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट हुआ H1। अब जाहिर सी बात है, एक अगर पेरेंट होगा तो दूसरा उसका चाइल्ड होगा ना। तो एक तो बॉडी की विड्थ कितनी दी हुई है और दूसरा H1 की विड्थ कितनी दी हुई है। अब ये भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब H1 की जो विड्थ है, या फिर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, अगर उस पर हमने कोई विड्थ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ स्पेसिफिक, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आ जाता है वो पूरा पेज इस कोने से लेकर इस कोने तक, यानी लेफ़्ट से राइट तक पूरा जो विड्थ है वो घेर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको देखने के लिए हम इंस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंस्पेक्ट में चले जाएँ वेब पेज के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उसके नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर स्टाइल का बटन है। स्टाइल के बटन के अंदर पूरा स्टाइल भी आप लोग इस एलिमेंट का जो सिलेक्टेड एलिमेंट होगा उसका स्टाइल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर ये H1 का टैग है। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, इस पर क्लिक करके अगर मैं लेफ़्ट साइड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ और वेब पेज को बड़ा कर दूँ, तो अब देखें H1 पर मैंने क्लिक किया हुआ है। या फिर यहाँ से अगर हम सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर मैं इसके ऊपर लेकर आऊँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो चुकी है हेडिंग। अब ये एक कॉर्नर से, इस कॉर्नर से लेके लेफ़्ट से लेके यहाँ तक पूरे कॉर्नर तक ये हाईलाइट हो रही है। इसका मतलब है इसकी जो विड्थ है ये एक कॉर्नर से, एक लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरी विड्थ घेर रहा है। या फिर अगर आप इस सिलेक्टर को नीचे ले आएँ पैराग्राफ के ऊपर,
तो ये देखें ये पैराग्राफ का टैग है, ये भी एक कोने से स्टार्ट हो रहा है दूसरे कोने तक जा रहा है इस तरह से। या फिर ये H2 का जो एलिमेंट है इसके ऊपर अगर मैं कर्सर को रखूं तो आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है और पूरा आगे तक जा रहा है वेब पेज के दूसरे कोने तक। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर आ जाएँ टेक्स्ट मैसेजेस, अब ये कौन सा एलिमेंट है, LI का एलिमेंट है। अब आप लोग ऊपर बॉक्स भी देख रहे हैं, जैसे ही मैं कर्सर में नीचे लेकर जा रहा हूँ जिस पर भी रख रहा हूँ तो ऊपर बॉक्स आ रहा है इस तरह का। अब यहाँ पर LI लिखा हुआ है यानी ये LI लिस्ट का एलिमेंट है। अब लिस्ट के एलिमेंट की जो विड्थ है ये पूरी आप लोग देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा आखिर तक जा रहा है। अब इसका मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट यानी खुद से जो विड्थ आ जाती है वो पूरी आ जाती है। तो इसको अगर हम रिड्यूस करें VS कोड के अंदर आकर, अगर मैं इसको रिड्यूस करूं विड्थ को, अब मिसाल के तौर पे CSS में आ जाते हैं और हेडिंग 1 की हम यहाँ पर आकर इसको विड्थ की प्रॉपर्टी दे दूँ और विड्थ में इसकी कर दूँ 600 पिक्सल्स। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये px क्या है, पिक्सल्स बेसिकली विड्थ का यूनिट है। यूनिट को भी अभी हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग आ जाएं तो अब देखें अब ये हेडिंग थोड़ा चेंज हो गई है, टुडे नीचे आ गया है, पहले टुडे ऊपर था। अब ये नीचे क्यों आ गया है, नीचे इसलिए आ गया क्योंकि विड्थ हमने एलिमेंट की कम कर दी है। तो अब इसकी जो H1 जो विड्थ घेरेगा वो सिर्फ यहाँ से लेकर ये जो आप लोगों को पर्पल कलर का कर्सर नज़र आ रहा है इस पर ध्यान दें आप लोग, लेफ़्ट के इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक ये इसकी विड्थ हेडिंग 1 की जो विड्थ है वो ये यहाँ तक होगी। तो अब क्योंकि विड्थ हमने इसकी स्पेसिफाई कर दी है तो फ़ॉन्ट साइज़ तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये फ़ॉन्ट साइज़ तो वही रखेगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये टुडे को आगे सामने लिखने के बजाय ये नीचे लेकर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि विड्थ इसको उतनी रखनी है जितनी हमने इसको स्पेसिफाई करी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें ये जो नीचे बॉक्स आ रहा है, बॉक्स में भी अगर आप लोग ये 600 देखें तो ये 600 क्या है, ये वही विड्थ है जो हमने अभी इसको स्पेसिफाई की है CSS के फाइल के अंदर। और बाय 72.73 क्या है, ये इसकी हाइट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। जो जितना आप लोग टेक्स्ट लिखेंगे उसके हिसाब से ये नीचे आता जाएगा और इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। जितना भी आप लोग इसमें टेक्स्ट एडिट करते जाएंगे ये हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह से अब आप लोग कह सकते हैं कि H1 एलिमेंट की जो विड्थ है वो पहले यहाँ तक थी, अब वो रिड्यूस होकर यहाँ तक यानी 600 पिक्सल्स हो गई है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर नोट करें तो इसको मैं हटा देता हूँ सिलेक्टर को यहाँ से। तो यहाँ पर पहले ये जो लिखा हुआ था ये सेंटर पर लिखा हुआ था, लेकिन अब ये साइड पे हो गया है। तो बेसिकली अब ये साइड पे नहीं हुआ है। अब इस पर आप लोग देखें यहाँ पर आकर तो ये देखें टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी तो लगी हुई है। तो सेंटर पे तो है, लेकिन सेंटर पे किसके है, H1 एलिमेंट के अभी भी ये सेंटर पे है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इसको लेकर आए यहाँ पर तो ये देखें ये इसकी विड्थ तो यहाँ से लेकर लेफ़्ट से लेकर यहाँ तक है। तो इसके तो सेंटर पर है ना, ये ऑलरेडी जिस पे हमने अलाइन सेंटर किया हुआ है उसके सेंटर पे तो ये है। जैसे H1 के सेंटर पे हमने इसको अलाइन किया हुआ है तो इसके सेंटर पे तो ये आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी कि H1 की जो टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है कि उसका जो H1 एलिमेंट है उसकी विड्थ कितनी है, अगर पूरी है तो पूरे के सेंटर पे आ जाएगा, अगर कम है तो उस हिसाब से सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर इसको मैं विड्थ को हटा दूँ, अब इसको सेव करके वापस नॉर्मल कर देते हैं। अब देखें ये बिल्कुल पूरे पेज के सेंटर पे आ गया। एक तो इसके H1 की विड्थ पे डिपेंड कर रहा था, दूसरा इसके पेरेंट एलिमेंट की विड्थ पे डिपेंड करता है। अब पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, बॉडी है इसका पेरेंट एलिमेंट। ये देखें ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आ रहा है ना, तो बॉडी इसका पेरेंट एलिमेंट हुआ। अब अगर बॉडी पर मैं कर्सर रख रहा हूँ, अब अगर आप लोग देखें तो बॉडी की विड्थ आप लोग, बॉडी का जो पूरा हाईलाइट हो रहा है, ये पूरा हाईलाइट जो हो रहा है ये बॉडी का एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है, यानी पूरा वेब पेज हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा विड्थ जो है ये बॉडी का विड्थ है। तो इसके बॉडी के विड्थ को अगर हम लोग कम कर लेंगे तो फिर भी ये जो है टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन बॉडी के विड्थ के हिसाब से सेंटर पे रहेगा। अब आ जाते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी लगा दूँ, एक बॉडी का सिलेक्टर यहाँ पर लगा लूँ और इसके अंदर मैं इसकी विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर लूँ और इसकी विड्थ फॉर सपोज़ मैं 700 पिक्सल कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। अब चेक करते हैं तो अब देखें अब ये जो वेब पेज है यानी जो बॉडी का एलिमेंट है उसकी विड्थ जो है वो रिड्यूस हो गई है, यानी यहाँ तक 700 पिक्सल जो है वो सिर्फ बॉडी की विड्थ होगी। यानी जो इसके अंदर कंटेंट आएगा वो सिर्फ 700 पिक्सल्स की विड्थ के अंदर आएगा, क्योंकि बॉडी सिर्फ यहाँ तक होगी। इस सिलेक्टर को क्लिक करके यहाँ पर अगर आप अब बॉडी के अंदर लेकर आएंगे तो
ये देखें, ये यहाँ पर ये अब इसने बॉडी को हाईलाइट किया हुआ है, तो बॉडी का विड्थ कितना है, 700 पिक्सल बॉडी की विड्थ है और 946 हाइट है उसकी। अब ये देखें, अगर इस पर आप लोग गौर करें, ये जो हेडिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो इम्पोर्टेंट टुडे, ये सेंटर पे तो है, लेकिन बॉडी के ये जो इसका पेरेंट टैग है इस एलिमेंट की, क्योंकि विड्थ रिड्यूस हो गई है तो उस हिसाब से सेंटर पे है। वैसे अगर आप लोग देखें तो इस वेब पेज के, इसको मैं हटा देता हूँ, वैसे अगर आप लोग देखें तो इस वेब पेज के हिसाब, पूरे वेब पेज के हिसाब से सेंटर पर नहीं है, थोड़ा लेफ़्ट पे हो गया है। लेकिन अगर बॉडी के हिसाब से देखें, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है बॉडी, ये वाला जो एलिमेंट है, इसके हिसाब से ये जो है वो सेंटर पर ही है। तो अब यही कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं बॉडी के टैग को हटा, बॉडी के सिलेक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी CSS ख़त्म कर देते हैं ताकि ये नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल हो जाए इस तरह से। अब हम इस पर यही चीज़ करके देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो हमने लिस्ट बनाई है LI के नाम से, इसको अगर मैं यहाँ पर CSS लगाऊँ, इसको LI लगा के, और इसके अंदर में इसमें अगर मैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगा दूँ सेंटर पे, सेव कर लें, तो अब देखें ये सेंटर पर आ चुका है। तो अब आप लोगों को पता है कि LI जो है वो इसका खुद का एलिमेंट है, लेकिन इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो UL है, क्योंकि ये UL के टैग के अंदर आ रहा है, यहाँ पर UL का टैग क्लोज हो रहा है। तो UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो एलिमेंट है ये LI का पेरेंट एलिमेंट है, और LI आप लोग कह सकते हैं कि इसका चाइल्ड एलिमेंट है। तो LI की अगर हम विड्थ रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम इसकी विड्थ रिड्यूस करके देख लेते हैं। इसकी अगर मैं विड्थ लगाऊं यहाँ पर, ये चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और साथ साथ ये टेक्स्ट अलाइन का भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान से देखनी है। अब विड्थ इसकी अगर मैं कर दूँ फॉर सपोज 500 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं, तो अब देखें, अब इसका सेंटर जो होगा अब ये नहीं होगा, अब ये होगा, क्योंकि मैंने इसकी खुद की विड्थ ही कम कर दी। अब विड्थ हमें एक तो इंस्पेक्ट पर जाकर हम इसकी विड्थ चेक कर सकते हैं हाईलाइट करके, एक दूसरा तरीका भी है वो भी कर लेते हैं, यहाँ पर वो देख लेते हैं। अगर इसको मैं बॉर्डर दे दूँ तो हमें इसकी विड्थ दिख जाएगी। अब फॉर सपोज़ मैं इसको 1 पिक्सल और सॉलिड कर लेता हूँ, सेव करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अब इसकी विड्थ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, LI की, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ है। उसके हिसाब से तो आप लोगों को सेंटर पर ही दिख रहा है, लेकिन पहले यहाँ पर क्यों था, पहले यहाँ पर इसलिए था क्योंकि इसकी विड्थ असाइन नहीं थी। विड्थ अगर मैं इसकी हटा दूँ यहाँ से और सेव कर लूँ, अब देखें अब भी ये LI के सेंटर पर ही है। क्यों, क्योंकि ये विड्थ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक थी, तो उसके हिसाब से तो ये सेंटर पर ही हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो UL है। अगर मैं LI के बजाय UL को दे दूँ ये सारी प्रॉपर्टीज़, मिसाल के तौर पे मैं LI हटा देता हूँ और UL कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ये देखें अब क्या हुआ, अब ये UL जो इसका पेरेंट एलिमेंट था उसका बॉर्डर आ गया यहाँ पर। बॉर्डर हमें बता रहा है कि ये इसका जो विड्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये क्या है, ये सेंटर पर ही है। अगर मैं इसके पेरेंट एलिमेंट की विड्थ जो है वो कर दूं कम, और इसको कर दूं मैं 500 पिक्सल, सेव कर लें, तो अब देखें इसका पेरेंट एलिमेंट भी इसकी विड्थ कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है, पेरेंट एलिमेंट जब छोटा हो गया तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसकी विड्थ तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी ना, वो भी छोटी हो जाएगी। अब वो भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ सकती है। अगर यहाँ पर मैं LI का एक और सिलेक्टर बना दूँ और यहाँ पर मैं उसकी CSS लगा दूँ और उसके अंदर बॉर्डर लगा दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड करके इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखें अब ये 1 बाय 1 LI को भी बॉर्डर आ गया है। तो LI भी ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टेक्स्ट अलाइन आपको अभी समझ आ जाएगा। इसको आप लोग टेक्स्ट अलाइन की कुछ और वैल्यूज़ भी हैं, सेंटर के अलावा आप लोग इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। राइट करके देख लेते हैं, तो अब ये राइट पे आ जाएगा इस तरह से। तो यही आप लोग H1 के अंदर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सेंटर के बजाय। अगर आप लोग यहाँ पर राइट कर लें, सेव कर लें, तो अब देखें ये राइट पर आ चुका है। तो इसके अलावा लेफ़्ट हमने देख लिया, सेंटर देख लिया, राइट देख लिया। अब चौथा जो होता है वो जस्टिफिकेशन का होता है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, अब जस्टिफाई आप लोगों को पैराग्राफ के अंदर समझ आ जाएगा। अगर हम पैराग्राफ के अंदर ये लगा के देखें, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ का सिलेक्टर लगा हुआ है। इधर आकर अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी दे दूँ और इसको मैं कर दूँ जस्टिफाई, सेव कर लें। अब देखें, अब अगर आप लोग ये थोड़ा गौर करें तो पहले किस तरह नज़र आ रहा था। अगर मैं ये हटा के दिखाऊँ अब आप लोगों को, तो आप चेक कीजिएगा और फिर डिफरेंस नोट कीजिएगा क्या हो रहा है। ये यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। ये स्पेस जो है ये ख़त्म हो जाएगा
ये देखें, ये स्पेस ख़त्म हो गया, ये स्पेस ख़त्म हो गया। अब ये स्पेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके आगे तो कोई टैक्स ही नहीं है ना। इसके आगे तो चलो टैक्स था, ये पैराग्राफ कंटिन्यू था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पैराग्राफ ही ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये स्पेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रहा होता, अगर आप लोग यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को अगर मैं कॉपी करके और आगे ही पेस्ट कर दूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया, तो अब देखें अब ये पैराग्राफ कंटिन्यू, जितना भी आप लोग कंटिन्यू करते जाएंगे वो उतना जो है वो जस्टिफाई होता रहेगा। तो अब अगर आप लोग इसकी जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टी हटाकर और सेव करके चेक करें, तो अब देखें ये अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं। तो जस्टिफाई जो है, जब हम कभी प्रोफेशनली लेटर लिख रहे होते हैं या प्रोफेशनल जो भी चीज़ लिखते हैं, चाहे आप लोग MS वर्ड में लिख रहे हो या कहाँ भी लिख रहे हो, तो उसको हम हमेशा टेक्स्ट अलाइन जो है वो जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई होगी, और साथ साथ आप लोगों का चाइल्ड एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का फंक्शन क्या होता है? अब जैसे कोई भी हम टेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये आप लोगों को लिस्ट के जो टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, अब जैसे इसमें T आपको कैपिटल नज़र आ रहा है, बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो स्मॉल में नज़र आ रहा है। जैसे E कैपिटल है, F कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो ये सारे जो है वो कैपिटल में कर सकते हैं, या फिर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप लोग कैपिटल में कर सकते हैं। अब ये किस तरह करते हैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर CSS की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पर LI के टैग में आकर अगर मैं यहाँ पर अब ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का सिंटैक्स क्या होगा ये भी देख लें। टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कॉलन के बाद अब 4 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। कैपिटलाइज कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं। तो अब कैपिटलाइज अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ और सेव करके चेक करें, तो अब आप लोग देखें कैपिटलाइज से क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें बैंकिंग अकाउंट्स का B और A जो है वो कैपिटल हो गया, अदर का O, सोशल का S और मीडिया का M। तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज के बाद हम लोग देख लेते हैं अपर केस का क्या काम होता है। अपर केस में सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह लोअर केस में क्या होगा, लोअर केस में सारे जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, या फिर आप देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्मॉल ABCD में आ जाएंगे सारे लेटर्स। और नन का क्या काम है, नन चौथा वैल्यू नन होता है। नन से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो उसका ओरिजिनल होगा फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट जो था, जो पहले था वही आ जाएगा, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो इस तरह से नन भी एक चौथा वैल्यू। अब नन कहाँ पर काम आता है नन, वैसे तो कोई भी काम तो नन देने की ज़रूरत क्या है, हम लोग कुछ भी ना दें, ये हटा दें, इसको ऐसे ही सेव कर लें तो भी वैसे ही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई CSS बना दी, एस्टेरिस्क से कोई CSS बना दी जो पूरी बॉडी पे अप्लाई होती है। आपको पता है एस्टेरिस्क क्या करता है, पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरा टेक्स्ट जो भी आए मेरे वेब पेज के ऊपर वो अपर केस में आए, और यहाँ पर लिख लेता हूँ अपर केस। तो क्या होगा, सारे लेटर्स जो होंगे वो अपर केस में आ जाएंगे इस तरह से। तो लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि फॉर सपोज़ पैराग्राफ में चाहता हूँ कि कैपिटल में ना हो, बाकी जो भी हो वो सारे कैपिटल में हो, लेकिन P के एलिमेंट के अंदर जो भी आए वो कैपिटलाइज फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, तो वहाँ पर मैं नन वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर P के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूँ नन और सेव कर लूँ, तो अब देखें नन का फ़ायदा, नन का यूज़ इस जगह पर होता है, ऐसी जगहों पर। तो देखें नन का यूज़ भी आ गया ना। अब देखें पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर जो भी आएगा उस पर कोई भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं होगा, जबकि पूरी वेब पेज के ऊपर पूरी बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस में अप्लाई हो रहा है, जबकि सिर्फ पैराग्राफ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, नॉर्मल सिचुएशन में आ रहा है। तो देखें नन का भी जाहिर सी बात है कोई यूज़ है, इसीलिए इन्होंने नन भी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी पे। फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है, अब जैसे ये आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये हेडिंग के अंदर हैं, ये जो है वो पैराग्राफ के अंदर है, ये हेडिंग 2 के अंदर है। अब इनकी साइज़ डिफरेंट है। हेडिंग 1 के जो लेटर्स हैं, जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है। हेडिंग 2 के अंदर जो है वो हेडिंग 1 से छोटी है, लेकिन पैराग्राफ से थोड़ी बड़ी है, लेकिन पैराग्राफ की जो है वो सबसे स्मॉल साइज़ है। तो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट की फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो वो किस तरह यूज़ करते हैं, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में यहाँ से हटा देता हूँ, और अभी यहाँ पर आ जाते हैं हेडिंग 2 के अंदर। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर आकर
और फ़ॉन्ट साइज़ लगा लेता हूँ। अब फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज़ हो रहा है वो नोट कर लें। फ़ॉन्ट डैश साइज़ कॉलन के बाद हम कोई भी साइज़ दे सकते हैं। देखें ये वैल्यूज़ आप लोग बाय वर्ड भी लिख सकते हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, कोई भी। अब ये XXX लार्ज अगर मैं कर दूं और सेव कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये देखें ये हेडिंग 2 की जो साइज़ है वो भी हेडिंग 1 की तरह हो गई है, बिल्कुल बड़ी, यानी XXL हो गई है। तो इसकी आप लोग इस तरह से बाय नेम भी इस तरह से आप लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो मीडियम देंगे तो मीडियम देकर देख लेते हैं, ये देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आप लोगों को। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ देकर भी आप लोग, नंबर की वैल्यूज़ जो हम देते हैं वो देकर भी आप लोग इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ यूनिट समझने पड़ेंगे। साइज़ की बात जहाँ भी आती है, जब भी आती है, फिर चाहे वो फॉन्ट साइज़ हो, बॉर्डर साइज़ हो, लेंथ हो, लाइन हाइट हो, जो भी हो, उसके लिए हमें किसी न किसी यूनिट, कोई ना कोई यूनिट देना पड़ता है वैल्यू को। यूनिट क्या होता है, आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में अगर सेंटीमीटर सुना हो, इंच सुना हो, फुट सुना होगा, किलोमीटर सुना होगा, तो ये होते हैं यूनिट्स। ये किसके यूनिट हैं? डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, लेंथ के यूनिट हैं, इस तरह के यूनिट्स होते हैं जो कि हम साइज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब किलोमीटर एक ऐसा यूनिट है जो तकरीबन हर किसी ने सुना होता है, क्योंकि जब भी हमें कहीं कहीं जाना होता है, किसी एक शहर से दूसरे शहर या एक ही शहर में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो हम अमूमन नॉर्मली रूटीन में ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कहना होगा यार मुझे सदर से सफूरा तक जाना है या सदर से मुझे कराची यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं अगर डिस्टेंस मेंशन करना चाहूँ यहाँ पर, या फिर अगर मैप में हम लोग देखते हैं तो वो किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस बता रहा होता है या फिर मीटर्स के अंदर डिस्टेंस बता रहा होता है। तो अब यहाँ पर भी जो यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं CSS के अंदर, वो मोस्टली लेंथ के या हाइट के कह लें कि इस तरह के यूनिट्स ही यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे पिक्सल्स हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, इस तरह के यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म के यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं, एक एब्सोल्यूट लेंथ होता है और दूसरा होता है रिलेटिव लेंथ यूनिट। तो यहाँ पर हम मोस्टली एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट लेंथ में से भी एक पिक्सल्स के यूनिट्स को जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे तो बाकी के यूनिट्स भी इंशाल्लाह हम लोग सीखते हुए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पिक्सल्स को यूज़ करेंगे जो कि मोस्टली यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। अब एब्सोल्यूट लेंथ में कौन कौन से यूनिट्स आ जाते हैं? सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, मीटर हो गया, या फिर इंचेस आपने सुना होगा, इंच हो गया। उसके बाद आता है पिक्सल्स। अब पिक्सल्स जो होता है, आप लोग कह सकते हैं कि 1 इंच में 96 पिक्सल्स होते हैं, यानी पिक्सल्स इतना छोटा यूनिट होता है कि 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल्स फिट आ सकते हैं। अब 1 इंच आप लोग अंदाज़ा लगाएं कितना छोटा होता है, और उसके अंदर भी 96 पार्ट्स अगर दूसरे ऐड करें तो वो होता है पिक्सल। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि 1 पिक्सल जो है वो 96th पार्ट है 1 इंच का। जैसे आप लोग ये चीज़ तो सुनते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के आधे होती है, 10वां हिस्सा होती है, 20वां हिस्सा होती है, 50% होती है। इस तरह 1 पिक्सल जो है वो इंच का 96th पार्ट है। या फिर मोस्टली हम लोग ये पिक्सल जो है वो डिस्प्ले के अंदर देख रहे होते हैं, चाहे वो यूट्यूब की स्क्रीन की डिस्प्ले हो, या आप लोग अगर कंप्यूटर के अपने डिस्प्ले में चले जाते हैं तो उसकी स्क्रीन के ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। 1280 पिक्सल्स मिल जाती है, 1280x720 मिल जाती है, दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वो भी पिक्सल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस तरह आप लोगों को पिक्सल्स से आप लोगों का ज़रूर वास्ता पड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग पिक्सल्स यूज़ कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। तो अब यहाँ पर हेडिंग 2 के एलिमेंट के अंदर अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ रख दूँ 40 पिक्सल कर देंगे और फिर चेक करेंगे तो ये देखें ये साइज़ इस तरह से पिक्सल्स में अप्लाई हो रही है। तो इसको अगर और छोटा करके देखें आप 10 पिक्सल करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल छोटा हो गया। तो इस तरह से आप लोग साइज़ जो है वो H2 की जिस तरह हमने सेट की है, इस तरह से आप लोग H1 की भी कर सकते हैं, पैराग्राफ की भी कर सकते हैं। तो अब ये थी फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन हाइट का। अब लाइन हाइट प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, जैसे वेब पेज के ऊपर अगर आ जाए हम लोग, तो यहाँ पर आप जैसे पैराग्राफ की लाइन्स देख रहे हैं, तो लाइन के बीच में आप लोग देख रहे हैं स्पेस है, तो एक लाइन की अपनी हाइट होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये हाईलाइट हो रहा है, या फिर अगर हम इंस्पेक्ट में चले जाएं तो हम सही से नोट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 100% जूम रख लेता हूँ इसका, और यहाँ से फिर मैं सिलेक्टर को अगर पिक करके और किसी भी लाइन के ऊपर लेकर आऊँ, ये देखें अब ये सिंगल लाइन है, इसके ऊपर देखें जैसे ही मैंने माउस रखा है तो ऊपर बॉक्स बन गया जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अब इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे ऊपर जो 1082/19 लिखा हुआ है, अब ये 1082 जो है वो उसकी विड्थ है, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद जो 19 लिखा हुआ है वो है इसकी हाइट। अब ये पिक्सल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 19 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइन की हाइट होती है। अब आप लोग ये ज़रा इसकी ब्लू कलर की जो हाईलाइट है ये नोट कीजिएगा।
अब जैसे ही मैं इसकी हाइट चेंज करूँगा, वहाँ से लाइन हाइट दूंगा। अब पैराग्राफ की अगर मैं लाइन हाइट दे दूँ यहाँ पर इसके एलिमेंट के अंदर, यहाँ पर लाइन हाइट का आप लोग सिंटैक्स भी नोट कर ले किस तरह देते हैं, लाइन डैश हाइट। उसके बाद हम देंगे कोई भी वैल्यू, फॉर सपोज मैं यहाँ पर, तो वहाँ पर जैसे कि 19 पिक्सल आ रहा था, तो उससे अगर मैं बढ़ा के दूँ, फॉर सपोज डबल करके दे दूँ, 38 पिक्सल करके देखूँ, और फिर यहाँ पे चल के देखते हैं, तो अब देखें, अब इसकी जो लाइन हाइट होगी आप लोगों को 38 पिक्सल शो हो रही होगी, ये देखें। अब आप अगर ये ब्लू कलर के हाईलाइट के ऊपर यहाँ पर नोट करें, तो उसकी हाइट भी जो पहले थी उससे अगर कंपेयर करें, तो ये वाली जो हाइट है ब्लू कलर की, जो हाइट हो चुकी है वो डबल हो चुकी है। तो लाइन हाइट क्या करती है, लाइन हाइट जो है वो स्पेसिंग बढ़ा देती है वर्टिकली लाइनों की। अब ये देखें, जैसे यहाँ पर आप लोगों को पहले पैराग्राफ किसी और, अब इस सिलेक्टर को मैं हटा देता हूँ, तो पहले जो ये पैराग्राफ नज़र आ रहा था उसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम होगी, अभी जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। तो लाइन हाइट से आप लोग लाइन स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं थोड़ा कम कर दूं, तो आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पर 10 पिक्सल कर दूं और सेव कर दूं, तो अब देखें लाइन स्पेसिंग कितनी कम हो गई, ये बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं लेटर्स इस तरह से। तो इसी तरह से आप लोग अगर 0 पिक्सल करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल आपस में क्लोज हो जाएंगे, लाइनें बनेंगी नहीं, एक ही लाइन पे सारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग ही 0 है। तो एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ख़त्म हुई, वहीं से फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी पैराग्राफ की, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, वहीं से फिर तीसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिंग ही हमने नहीं रखी है। तो इस तरह से आप लोग ये जो है वो स्पेसिंग जो है वो लाइन हाइट के मदद से सेट कर सकते हैं। लाइन हाइट के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो है वर्ड स्पेसिंग। जिस तरह आप लोग लाइन में स्पेसिंग देख रहे थे, ऐसे ही वर्ड टू वर्ड अगर आप लोग स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो होता है वर्ड स्पेसिंग का। वर्ड स्पेसिंग के बाद आप लोग जो भी वैल्यू देंगे, 100 पिक्सल अगर आप लोग स्पेस रखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से देखें बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं 20 पिक्सल कर लूँ तो 20 पिक्सल का स्पेस कुछ इस तरह से होगा। तो ये जब आप लोग फाइल्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्ड स्पेसिंग रख सकते हैं। वर्ड के बाद आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग भी आप इसी तरह से दे सकते हैं। फॉर सपोज 10 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं, तो देखें लेटर्स में कितनी स्पेसिंग आ गई है। तो यहाँ पर अगर मैं कम कर दूँ और यहाँ पर 2 पिक्सल कर लूँ, तो अब देखें अब लेटर्स में स्पेसिंग किस तरह से आ रही है। तो अपनी मर्ज़ी से आप लोग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की आप लोग लेटर स्पेसिंग भी दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टेक्स्ट की, इंटरनेट से जाकर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही जो है वो याद नहीं होती किसी को भी, ये एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। एक्सप्लोर करने से बंदा वो प्रॉपर्टीज़ फिर बाद में यूज़ कर सकता है। बाज़ दफ़ा बंदा भूल भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज़ हमेशा आप लोगों को याद रहें। तो ये थी कुछ टेक्स्ट की CSS की प्रॉपर्टीज़ जो कि हम CSS जिन पे अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।